और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। जो काम हुआ है वो अकल्पनीय और अद्वितीय। और दूसरी कहावत है 9-2-11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। बधाई देना चाहता हूं कांति सिंह जी को और हमारे सांसद एसपी सिंह जी को, जिनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज उनकी बायोग्राफी का विमोचन था। इस बायोग्राफी को जो भी पढ़ेगा उसे प्रेरणा मिलेगी और इस बायोग्राफी में पूरी जर्नी है लाइफ की, पॉजिटिविटी है और किस तरीके से संघर्ष कर करके ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और आज की परिस्थितियों में समाज की तमाम रूढ़िवादी चीजों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंची हैं। और जो किताब का शीर्षक लिखा है, छूना है आसमान, इसका मतलब यही है कि जीवन भर संघर्ष करते रहना है और संघर्ष में मंजिलें मिलती हैं, वही आसमान है। जब एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं फिर दूसरी मंजिल का संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए लगातार आसमान को छूने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का रास्ता है। कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11 और दूसरी कहावत है 9-2-11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो। और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि आईएएस को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गांव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या, आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेतीबाड़ी कहां पहुंच गई, किसान को क्या लाभ पहुंचा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली गए हैं, लोग भी इन खबरों को खबर मत बनाइए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पे महंगाई है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के कारण मांगते मांगते न्याय के लोगों को सल्फास खाना पड़ रहा है, थाने में जान जा रही है, पुलिस सड़क पे पिट रही है। और पुलिस जब सड़क पे पिट रही है तो पुलिस अन्याय कर रही है लोगों पर, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तमाम ऐसे राजनीतिक नेताओं के नाम बता सकते हैं जिसमें सरकार के लोग झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। सर, यूपी में कार्यवाहक बीजेपी कब मिलेगा उत्तर प्रदेश?
स्थायी सरकार जब होगी तब, और 2027 के बाद आपको बहुत स्थायी डीजीपी मिलेंगे। सर, आपने शिक्षा की बात की, लेकिन पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही, उनको बीच में पढ़ाई छोड़ना, आरटी के तहत एडमिशन भी नहीं मिल मैं रहा है दोनों बच्चों लोगों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि जहां समाज की सेवा कर रहे हैं वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ये परिवार लेकर के आया है, और दोनों लोगों ने मिलकर के जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा की है, इसी तरह के लोग अगर और हों समाज में तो मैं समझता हूं हमारा उत्तर प्रदेश बहुत प्रोग्रेसिव दिखाई देगा, बहुत पॉजिटिव सोच के लोग यहां पर दिखाई देंगे। जहां तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, ये सरकार रूढ़िवादी लोगों की है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा महंगी कर रहे हैं जिससे गरीब आदमी शिक्षित न हो पाए। जनता पूरी तरह तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे। चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई, और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है, और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि यह सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, और यह फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृतकाल, और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड।
और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट from negativism to positive।